हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स पार्ट 1। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस सीरीज को देखने से पहले आप वर्ल्ड वॉर 1 देख लीजिए, क्योंकि उसको समझने के बाद इसको समझना कंपैरेटिवली काफ़ी इजी हो जाता है। देखते हैं सबसे पहले आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स इन इटली एंड जर्मनी, कॉज ऑफ राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली, फैसिज्म का मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं और इम्पैक्ट क्या रहा इसका, फैसिज्म की डिक्टेटरशिप का। चलिए लेट्स बिगिन। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है ताकि आप आगे चीज़ों को रिलेट कर पाएं, अच्छे से समझ पाएं। कम्युनिज्म क्या होता है, ठीक है। देखिए, दो तरह का इकोनॉमिक सिस्टम चलता है, दो तरीके से इकोनॉमी चलती है। तो ये जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कम्युनिज्म कैपिटलिज्म, मैं सिर्फ आपको एक बेसिक, एक जनरल सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ। रियलिटी में कम्युनिज्म कैपिटलिज्म इससे काफ़ी वास्ट है और काफ़ी वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस टाइम पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो मैं आप काफ़ी एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ कि कम्युनिज्म कैपिटलिज्म क्या है। देखिए, कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है। कम्युनिज्म का मतलब होता है कि हर चीज आपकी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ठीक है। हर चीज आपकी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी मतलब क्या होता है इसका इसका मतलब है कि जैसे आपका घर है, आपकी प्रॉपर्टी, आज की डेट में आपकी प्रॉपर्टी घर की आपकी है, ठीक है। आप बिजनेस करते हैं वो भी आपका है। लेकिन कम्युनिज्म में ऐसा नहीं होता। कम्युनिज्म में क्या होगा कि आपका जो बिजनेस आपका नहीं होगा वो भी गवर्नमेंट का होगा, घर भी आपका नहीं होगा वो भी गवर्नमेंट का होगा। हर चीज गवर्नमेंट की होगी, मतलब हर चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं कि हर चीज आपकी स्टेट कंट्रोल करेगी। तो जब हम वर्ड इसमें यूज करते हैं स्टेट, आपकी बुक में भी स्टेट वर्ड यूज है बहुत जगह, तो स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है, ठीक है। तो कम्युनिज्म में क्या, हर चीज गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, आपका घर से लेके आपका बिजनेस, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें कम्युनिज्म में हर बंदा इक्वल है, ठीक है। ना तो कोई रिच है ना कोई पुअर है, हर बंदे को एक तरीके से इक्वल माना जाता है, ठीक है। डॉक्टर भी वैसा ही है, इंजीनियर भी वैसा ही है, और कोई मैनुअल लेबर है वो भी एक जैसा है, सारे एक जैसे हैं। कोई क्लास डिफरेंस नहीं होता, कोई अमीर नहीं है कोई गरीब नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर चीज गवर्नमेंट के हाथ में है और गवर्नमेंट सबको इक्वल मानती है, सब कुछ इक्वल है, ठीक है। कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है। तो ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं कम्युनिज्म, ठीक है। इसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, हर चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। तो आज की डेट में ये तरह कम्युनिज्म जो है आज की डेट में करंटली कहाँ पे ज्यादा फॉलो होता है, ये फॉलो होता है मोस्टली रशिया में, और आप देखेंगे आज की डेट में फॉलो होता है चाइना में, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा आपको कम्युनिज्म नजर आएगा। अब कैपिटलिज्म क्या, कैपिटलिज्म है इसके अपोजिट, ठीक है। कैपिटलिज्म है इसके बिल्कुल अपोजिट। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है कि हर चीज प्रॉफिट बेस्ड है, मतलब इसमें प्रॉफिट पे काफी वो रहता है। इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत कम रहता है, ठीक है। गवर्नमेंट का कंट्रोल काफी कम है, ठीक है। आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, आपको खुली छूट है, आप जो मर्जी कर सकते हैं, कितना भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। कैपिटलिज्म में क्लास डिफरेंस आता है। क्लास डिफरेंस मतलब कि कोई अमीर होगा बहुत ज्यादा, कोई बहुत गरीब भी हो सकता है, ठीक है। अब कैपिटलिज्म का एक बेनिफिट क्या है, देखो कम्युनिज्म में क्या रहता है, कम्युनिज्म में रहता है कि यार सबको एक जैसी पे मिलनी है, सब इक्वल हैं। तो क्या होता है, लोगों में बहुत ज्यादा काम करने का मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं तो भी मुझे उतना ही मिलना है, अगर मैं कम कर रहा हूं तो भी मुझे उतना ही मिलना है, ठीक है। तो लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देते कम्युनिज्म में। लेकिन कैपिटलिज्म में क्या, कैपिटलिज्म प्रॉफिट बेस्ड है, ठीक है। ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा पैसा कमाओगे, कम काम करोगे तो कम पैसा कमाओगे, ठीक है। कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं है कि इंजीनियर, डॉक्टर या कोई लेबर सबकी सैलरी एक जैसी, ऐसा नहीं है। जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ज्यादा बेटर करेगा, उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो कैपिटलिज्म एक तरीके से समझ लीजिए कम्युनिज्म का अपोजिट है, ठीक है। कैपिटलिज्म चलता है मेनली प्रॉफिट पे, ठीक है, मेनली पैसे पे, और कम्युनिज्म चलता है कि हाँ सब इक्वल हैं, ठीक है। अब सब चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और सबको इक्वली बांट देगी, ठीक है। आप अपने हाथ में कुछ नहीं रख सकते, ठीक है। प्राइवेट कुछ नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज नहीं है, प्राइवेट बिजनेस जैसा कोई चीज नहीं है कम्युनिज्म में, ठीक है। तो ये है एक बेसिक कॉन्सेप्ट। आज की डेट में कैपिटलिस्ट कंट्री कौन सी है, आज की डेट में कैपिटलिस्ट कंट्री मोस्टली आप समझेंगे यूएस है और यूरोप है, ठीक है। तो ये ज्यादातर यूएस और यूरोप थोड़ा सा कैपिटलिस्ट कंट्रीज की तरफ ज्यादा टेंड करता है, इसमें ज्यादा कैपिटलिज्म फॉलो होता है यूएस में और यूरोप में।
देखिए एक चीज बताऊं, कोई भी कंट्री 100% कम्युनिस्ट नहीं है, कोई भी कंट्री 100% कैपिटलिस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि यूएस और यूरोप थोड़ा सा कैपिटलिस्ट फॉर्म में की तरफ टेंड करते हैं और रशिया और चाइना में थोड़ा सा कम्युनिज्म ज्यादा डोमिनेट करता है। 100% कहीं पे भी कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है कुछ भी। अब यहाँ पे मैंने क्यों समझाया आपको, ये यहाँ पे हमारे इसको समझाने का मतलब क्या है, क्यों है, ठीक है। अभी जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि इसका लिंक यहाँ पे मैंने आपको क्यों समझाया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन इटली एंड जर्मनी। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इटली में और जर्मनी में दोनों ही जगह पे डेमोक्रेसी आ गई थी। क्या आ गई थी? डेमोक्रेसी आ गई थी। डेमोक्रेसी क्या होता है कि लोग वोट करते हैं, काफ़ी सारी पार्टीज होती हैं, तो जो पार्टी के पास ज़्यादा मेजोरिटी होगी वो जीत के पावर में आ जाती है। लेकिन ये जो डेमोक्रेसी आई थी वर्ल्ड वॉर के बाद इटली में और जर्मनी में, ये लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी, ठीक है। लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रही थी, पॉलिटिकल काफ़ी अनस्टेबिलिटी थी, बहुत सारे राइट्स होने लगे, दंगे होने लगे और स्ट्राइक्स बहुत सारी होने लगी। तो ये डेमोक्रेसी इटली में और जर्मनी में काम नहीं कर पाई। तो फिर क्या हुआ, एक गैप आ गया, ठीक है, एक गैप आ गया। उस गैप को फुलफिल करने के लिए इटली में और जर्मनी में शख्स आए कुछ, उनका नाम था, इटली में जो शख्स आए उनका नाम था मुसोलिनी। क्या नाम था उनका? बेनिटो मुसोलिनी। ये हैं वो शख्स, बेनिटो मुसोलिनी, ठीक है। जब डेमोक्रेसी फेल हुई वर्ल्ड वॉर के बाद इटली में, तो उस गैप को भरने के लिए यहाँ पे ये शख्स आए, डिक्टेटर आए, जिनका नाम था मुसोलिनी। सेम जैसे ही डेमोक्रेसी जर्मनी में भी फेल हुई, अब उस जर्मनी में जब फिर गैप जर्मनी में भी आया, तो उस गैप को भरने के लिए वहाँ पे जो डिक्टेटर आए उनका नाम था हिटलर। काफ़ी फेमस है ये हिस्ट्री में, ठीक है। ये हिटलर हैं जर्मनी के और इटली में थे ये मुसोलिनी। तो ये जो वीडियो है मेनली अब हम मुसोलिनी और इटली के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये फैसिज्म क्यों स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये डिक्टेटरशिप इटली में क्यों आई। तो पॉइंट्स बाय पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी, पीस ट्रीटी, ठीक है। उस पीस ट्रीटी के अंडर में क्या था कि जितनी भी जो सेंट्रल पावर्स थी, ठीक है, जो सेंट्रल पावर्स हार गई थी, ठीक है। सेंट्रल पावर्स में क्या था? मेनली जर्मनी थी आपका और टर्की वाला रीजन था, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल पावर्स हारी थी उनको ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने बीच में डिवाइड कर लिया, ठीक है। जो जो एरियाज थे सेंट्रल पावर के, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने पास रख लिया। इटली भी किसकी साइड था? ब्रिटेन और फ्रांस की साइड, लेकिन इटली को कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल पावर्स थी वर्ल्ड वॉर 1 में और एलाइड पावर्स थी। तो एलाइड पावर्स में मेनली कौन कौन सी थी? ब्रिटेन था, फ्रांस था और यहाँ पे इटली था। तो जब ये एलाइड पावर जीत गई तो सेंट्रल पावर्स के इन्होंने बहुत सारी कॉलोनीज को और एरियाज को अपने अंडर में रख लिया। लेकिन रखा किसने? ब्रिटेन और फ्रांस ने। इटली को कुछ भी नहीं दिया। तो इटली को बड़ा इंसल्ट लगा कि यार सारा का सारा मतलब लड़ाई मैंने भी लड़ी है और सारा एरिया सेंट्रल पावर्स का ये तुम लोगों ने रख लिया, ब्रिटेन फ्रांस ने। तो ये थोड़ा सा क्या हुआ, इससे काफी इनको मतलब ह्यूमिलेशन लगा, ठीक है। थोड़ा सा उनको ऐसा लगा कि हमारी बेइज्जती हो रही है, हमें चीट किया गया, ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली को चीट किया, उनको ऐसा लगने लगा इटली के लोगों को। फिर इटली में क्या हुआ? इटली में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत आ गया। इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या मतलब है कि इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी काफी आ गई, इतनी ज्यादा आ गई थी कि पैसों के जो रेट्स थे काफी ज्यादा बढ़ गए थे। इन्फ्लेशन आ गया था। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज एक ब्रेड आपको मिलती है 30 रुपए की, तो अब वही ब्रेड आपको 30,000 की मिलने लग जाए, 30 रुपए की ब्रेड आपको 30,000 की मिलने 30,000 की मिलने लग जाए, तो हम बोलेंगे एक्सट्रीम इन्फ्लेशन। तो इसी तरीके का कुछ इन्फ्लेशन आ गया था, ठीक है। इटली में पैसे की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई थी और फूड के लिए राइट्स होने लगे। फूड राइट्स मतलब क्या होता है? लोग खाने के लिए लड़ने लगे, ठीक है। मतलब जैसे एक ब्रेड के लिए लोग लड़ाई दंगे होने लगे, लोग एक दूसरे को मर्डर कर देते थे, भीड़ की भीड़ आपस में लड़ जाते थे, लोग एक दूसरे को मारते थे, खून खराब होता था फूड के लिए, रोटी के लिए खून खराब होता था। इतना मतलब गरीबी आ गई थी वहां पे कि राइट्स होते थे फूड के लिए।
तो काफ़ी डिस्टर्बिंग कंडीशंस हो गई थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद इटली में, और इटली को काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना पड़ा। फिर मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी इटली में, लेकिन ये गवर्नमेंट क्या थी, ये काफ़ी वीक थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक गवर्नमेंट थी, ये कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कंडीशंस को, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी इटली में उसको ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ठीक है, जहाँ फैक्ट्रीज में जितनी भी लेबर थी परेशान थी, बार बार क्या कर देती थी, स्ट्राइक करती थी, लेबर बार बार स्ट्राइक कर देती थी। और उससे क्या हुआ, जो फैक्ट्री के ओनर थे, जो इंडस्ट्री के ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और जो जनरल पीपल थे, ये सारे के सारे क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रहे थे कि क्या चक्कर है, बार बार सब स्ट्राइक्स हो जाती हैं, बार बार दंगे हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था लोगों के ऊपर, डेमोक्रेसी वहां पे वीक हो रही थी। अब इससे क्या हुआ, गैप क्रिएट हुआ। ये क्या हो रहा था, एक गैप क्रिएट हो रहा था। तो इसी गैप को भरने के लिए फिर ये फैसिज्म आया। फिर फाइनल ये फोर्थ पॉइंट। अब हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, मैंने आपको जो कम्युनिज्म समझाया था। देखिए, रशिया में कम्युनिज्म आ चुका था। ठीक है, रशिया में अगर आपने वर्ल्ड वॉर वन वाला वीडियो देखा अच्छे से, तो मैंने आपको बताया था रशिया में 1917 में रेवोल्यूशन हुआ था। वहां पे क्या हुआ था, कम्युनिज्म आ गया था। क्या हुआ था रशिया में, रशिया में कम्युनिज्म आ गया था। अब मैंने बताया कम्युनिज्म में क्या होता है, कम्युनिज्म में बिजनेस, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब पीछे हट जाते हैं। ठीक है, मतलब इन सबको बैक सीट मिलती है। बिजनेस को, बिजनेसमैन के लिए कम्युनिज्म क्या है, नुकसानदायक है, क्योंकि भाई अगर कम्युनिज्म आ जाएगा तो क्या होगा, हर चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, कोई बिजनेस नहीं है, सब बराबर हैं, बिजनेसमैन, वर्कर, लेबर सब बराबर हैं। तो बिजनेसमैन कभी चाहेगा कम्युनिज्म आए, बिजनेसमैन कभी नहीं चाहता कम्युनिज्म आए, क्योंकि सब फिर बराबर हो जाएंगे। आप बिजनेस कर नहीं सकते, आपकी प्रॉपर्टी कुछ है ही नहीं, आपका कुछ पैसा ही नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। तो अब इटली में क्या हो रहा था, इटली में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, वो घबरा रहे थे, वो चाहते नहीं थे कि रशिया में जैसे कम्युनिज्म आया, उनको लग रहा था कि स्ट्राइक्स हो रही थी इटली में। ठीक है, इटली में वर्कर्स क्या कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनको खतरा था, इनको लग रहा था कि रशिया में जैसे कम्युनिज्म आया, कहीं ना कहीं ये वर्कर ऐसे स्ट्राइक करते रहे तो हमारे यहाँ पे भी कम्युनिज्म ना आ जाए। और कम्युनिज्म आ जाएगा तो क्या होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट का भट्टा बैठ जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट लॉस में आ जाएंगे, क्योंकि कम्युनिज्म आ जाएगा तो गवर्नमेंट सब कंट्रोल करेगी, कोई प्राइवेट बिजनेसमैन नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, सब बराबर हो जाएंगे, वर्कर भी वही है और जो इंडस्ट्री का ओनर है वो भी एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट वहां डरते थे, वो चाहते नहीं थे कि कम्युनिज्म आए, जैसे कि रशिया में आया था, वो चाहते नहीं थे कि यहाँ पे आए। उनको डर था कि जितनी बार बार स्ट्राइक्स हो रही हैं, इसकी वजह से इटली में भी कम्युनिज्म ना आ जाए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हेल्प करनी शुरू कर दी, किसको, मुसोलिनी को, जो डिक्टेटर था। इन्होंने मुसोलिनी को बोलना शुरू करा कि भाई तुम कुछ करो, तुम कुछ करो, नहीं तो कम्युनिज्म आ जाएगा, हमारी बैंड बजना स्टार्ट हो जाएगी। तो उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प देनी स्टार्ट करी मुसोलिनी को। ठीक है, जो बाद में डिक्टेटर बनेगा इटली का। अभी देखिए, फिर राइज ऑफ टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज। टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी क्या होती है, टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी का मतलब ये होता है कि जैसे कि इस तरह की आइडियोलॉजीज बढ़ने लगी थी वहां पे, कि भाई सब कुछ ये डेमोक्रेसी खत्म करो, सब कुछ कंट्रोल में लो, एक तरह की डिक्टेटरशिप लेके आओ। ठीक है, ये चीजें बढ़नी चाहिए। ठीक है, इस तरह की जो आइडियोलॉजी होती है इसको बोलते हैं टोटलिटेरियन, कि मतलब अब ये हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए कि एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी आ जाए। तो इस तरह की जो थिंकिंग है वो लोगों के बीच में बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, जर्मनी और इटली के लोग रशिया के इन्फ्लुएंस पाना स्टार्ट हो गए थे। उनको लग रहा था कि जैसी आइडियोलॉजी वहां आई है, इस तरह का यहाँ पे भी कुछ आए, कम्युनिज्म आना शुरू हो, इस तरह से कुछ आए, एक एब्सोल्यूट हमें अथॉरिटी चाहिए। ठीक है, सब कुछ, ये डेमोक्रेसी फेल हो रही है। तो ये है पांचवा कॉज। फिर मुसोलिनी अपने आप में, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, मुसोलिनी अपने आप में एक बहुत ही करिज्मेटिक लीडर था। ठीक है, उसकी जो बोलने का तरीका था, उसका जो लोगों को इन्फ्लुएंस करने का तरीका था। देखिए, कोई भी डिक्टेटर होता है ना, उसके अंदर बहुत करिज्मेटिक स्किल्स होती हैं। करिज्मेटिक स्किल्स उसकी मेनली ओरेटरी स्किल्स होती हैं। ओरेटरी स्किल्स मतलब उसके बोलने में काफी ताकत होगी, वो बहुत सारे मासेस को अपने अंडर में कर सकता है सिर्फ अपने बोलने से। तो मुसोलिनी के अंदर वो चीजें थी, यही चीजें हिटलर के अंदर भी थी। अभी हम जब आगे हिटलर के बारे में पढ़ेंगे तो उस हिटलर के अंदर भी सेम यही इसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। वो भी बहुत करिज्मेटिक था। करिज्मेटिक मतलब होता है कि जो लोगों को बहुत इजीली इन्फ्लुएंस कर सके। तो ये सारे जो रीजंस थे, इनकी वजह से जो इस तरह की डिक्टेटरशिप की जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो कंडीशंस हैं, इटली में बनना स्टार्ट हुई। फिर अब थोड़ा सा देखते हैं फैसिज्म को और डिटेल में। फैसिज्म क्या है, फैसिज्म डिराइव हुआ है, एक इटली का वर्ड है फैसियो, जिसका मतलब होता है बंडल ऑफ स्टिक्स। क्या मतलब होता है इसका, बंडल ऑफ स्टिक्स। ये देखिए, ये इसका उस टाइम का ये इनका सिंबल है फैसिस्ट पार्टी का।
तो ये सिंबल में देखिए, ये बंडल ऑफ स्टिक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बीच में स्टिक्स लगी हुई है, बंडल ऑफ स्टिक्स, तो ये है, ठीक है। तो इसका मतलब एक तरीके से ये था कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, और एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ठीक है। एक तरीके से एक तरह की एब्सोल्यूट अथॉरिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी एक तरीके की वहां पे डिक्टेटरशिप ही है, ठीक है। तो उसको ही सिग्निफाई कर रहा है, तो उनका ये सिंबल भी इसी तरीके से था फैसिज्म का, आप देख सकते हो। फिर अब मैंने बताया कि बेनिटो मुसोलिनी ये बने थे इटली के डिक्टेटर। क्यों बने थे, इसके रीजन हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर लिए। इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम था फैसिस्ट पार्टी। क्या था उस पार्टी का नाम, फैसिस्ट पार्टी। और जो भी इस पार्टी को ज्वाइन करते थे, फैसिस्ट पार्टी को, और जो भी मुसोलिनी के आइडियाज से सहमत थे, उनके आइडियाज से एग्री करते थे, उनकी फिलॉसफी से एग्री करते थे, तो इसी को बोलते हैं फैसिज्म। फैसिज्म कुछ नहीं है, एक मुसोलिनी की जो फैसिस्ट पार्टी को से जो लोग सहमत थे, उनकी आइडियोलॉजी से जो सहमत थे, उसे ही एक तरीके से फैसिज्म बोलते हैं, ठीक है, सिंपल टर्म्स में। तो मुसोलिनी ने ये फैसिस्ट पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, कब बनाई, मार्च 1919 में, ठीक है। और इन्होंने सबको अट्रैक्ट किया, ठीक है, हर तरीके के सेक्शंस को, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी अट्रैक्ट किया, वर्कर्स को भी अट्रैक्ट किया, गरीब को, अमीर को, सबने इनका थोड़ा सा इनको सपोर्ट किया उस टाइम पे। तो ये कब बनी थी, मार्च 1919 में। फिर 1920 में इटली में क्या हुआ, इलेक्शंस हुए। अब इलेक्शंस जब हुए तो इनकी जो पार्टी थी वो उसको मेजोरिटी नहीं मिली, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि मेजोरिटी उनको मिल गई और जीत के आ गए। अभी तक क्या है यहाँ पे, 1921 तक अभी तक डेमोक्रेसी ही है इटली में। और दोबारा जब इलेक्शन हुए तो ये क्या देख रहे हैं हम कि इनकी पार्टी को क्या हुआ, मेजोरिटी मिली नहीं। लेकिन विद टाइम ये धीमे धीमे क्या हुआ, ये बढ़ना स्टार्ट हो गई, ये फैसिस्ट पार्टी है, इसमें लोग जुड़ने लगे, ठीक है। तो इट ग्रीव इन नंबर एंड पावर, इनको पावर भी मिलना स्टार्ट हो गई। अब क्या हुआ 1922 में, ठीक है, जो कम्युनिस्ट थे, जो वहां पे उस कंट्री के अंदर कम्युनिस्ट थे, इन्होंने क्या करा, स्ट्राइक कर दी। क्या कर दी इन्होंने, जो इटली में कुछ लोग थे बहुत सारे जो चाहते थे कि कम्युनिज्म आए, ठीक है, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, इन्होंने क्या करा, कम्युनिस्ट लोगों ने स्ट्राइक कर दी इटली में। और इन्होंने बोला, कम्युनिस्ट ने जिन्होंने स्ट्राइक करी, कि हम जो अभी प्रेजेंट में जो प्राइम मिनिस्टर है, अभी जो गवर्नमेंट है, हम उसको क्या करेंगे, हम इसको फेवर नहीं करेंगे, हम इसको फेवर प्राइम मिनिस्टर को नहीं करेंगे। तो अब क्या हुआ, इटली में काफी अनरेस्ट हो गया, ठीक है, काफी गड़बड़ हो रही थी। गड़बड़ क्या हो रही थी, जो गवर्नमेंट थी, जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे रूल कर रहा था, उसको कम्युनिस्ट जो वहां का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन थी वो सपोर्ट ही नहीं कर रही थी। वो कह रही थी कि हम, वो स्ट्राइक करके बैठ गई थी, हम गवर्नमेंट के साथ नहीं है, हम प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं कर रहे। इसका फायदा किसने उठाया, इसका फायदा उठाया मुसोलिनी ने। किसने उठाया, मुसोलिनी ने, क्योंकि लोग उस टाइम पे क्या हो रहा था, एक पावर का गैप था, मतलब कोई एक जो ऊपर प्राइम मिनिस्टर बैठा है उसे इतनी बड़ी पब्लिक सपोर्ट ही नहीं कर रही, तो वहां पे अब वहां पे एक गैप था, एक पावरफुल आदमी चाहिए था। तो उस टाइम पे क्या करा फिर इन्होंने, ये देखिए, ये है मुसोलिनी, ठीक है, आप देख सकते हो। मुसोलिनी ने, ये रोम में हुई थी, ये मार्च करी। मुसोलिनी ने अपने साथ बहुत बड़ी एक आर्मी लेके चले, और उस आर्मी में क्या था, सारे के सारे जो इनको ज्वाइन करके उस आर्मी में जो लोग चल रहे थे, उनके हाथ में आर्म्स थे, ठीक है, गन्स थी, बंदूकें थी, उनके साथ ये चले। ये देख सकते हो आप, पूरी एक तरीके से पूरी इनकी आर्मी है जो उनके साथ पूरे चले थे मुसोलिनी के साथ। ये आर्म्ड मैन थे और इनको बोलते हैं ब्लैक शर्ट्स, ठीक है। इस पूरी आर्मी को जो मुसोलिनी के साथ चल रही है, इन लोगों को क्या बोलते हैं, ब्लैक शर्ट्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कम्युनिस्ट स्ट्राइक करके बैठे हुए थे कि हम गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे, हम पीएम का साथ नहीं देंगे, इन्होंने उनको, उनकी स्ट्राइक को क्या करा, क्रश कर दिया कंप्लीटली। जो भी इनके रास्ते में आया इन्होंने सबको मारना शुरू कर दिया, ठीक है। अपनी पावर दिखाई, अपने दिखाया कि मैं बहुत पावरफुल हूं। अपनी आर्मी को लेके आए थे, सबके हाथों में गने बंदूक थी, और जो जो इनको मिलता गया रास्ते में सबको मारते गए। इन्होंने जो स्ट्राइक थी कम्युनिस्ट की, इसको पूरी तरह से क्रश कर दिया, बिल्कुल एकदम खत्म कर दिया, ठीक है। और किंग ऑफ इटली, ठीक है, किंग ऑफ इटली जो था, उसने देखा कि यार मुसोलिनी की बहुत पावर बढ़ रही है और ये काफी पावरफुल शख्स हैं। इन्होंने इनवाइट किया कि भाई अब तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, क्योंकि जो प्रेजेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे, डेमोक्रेसी हमारी फेल हो रही है, तो यहाँ पे एक सच में एक अच्छे रूलर की जरूरत है, तो तुम आओ और तुम प्राइम मिनिस्टर यहाँ बन जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हो पिक्चर में ये चल रहे हैं, ठीक है। ये रोम में ऐसे गए थे क्रश करते हुए सबको, सारे कम्युनिस्ट को, और जाके इन्होंने किंग से
और किंग को बोला कि अब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। किंग ने भी बोला, इटली का किंग था उस टाइम, उसने इनवाइट किया कि ठीक है पुराने प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाएगा और आप यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मुसोलिनी पावर में आ गए थे, किंग ने उनको इनवाइट किया कि अब आप पीएम बन जाओ, तो ये इनके पास एब्सोल्यूट पावर आ चुकी थी, ठीक है। तो अब ये बन चुके थे डिक्टेटर ऑफ इटली, बेनिटो मुसोलिनी। अब देखते हैं कि इनके मेन प्रिंसिपल्स क्या थे, मतलब जो इनके फैसिज्म था, जो इनकी फिलॉसफी थी, उसके मेन प्रिंसिपल्स क्या थे, इनका क्या एम था, ठीक है। ये आप पिक्चर में देख सकते हो, ये बेनिटो मुसोलिनी खड़े हुए हैं और ये यहाँ लाखों की पब्लिक है उसको ये एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका क्या प्रिंसिपल था, एक तो ये कहते थे कि डेमोक्रेसी के अपोजिट थे, कोई डेमोक्रेसी नहीं है और लोगों को राइट लिबर्टी नहीं मिलनी चाहिए। देखिए जो राइट लिबर्टी है लोगों को डेमोक्रेसी में मिलती है, और ये उसी के अपोजिट थे, पहली चीज। दूसरा ये बोलते थे कि सिंगल पार्टी का रूल होना चाहिए। सिंगल पार्टी का रूल मतलब एक तरीके से जो इनकी अपनी पार्टी थी फैसिस्ट पार्टी, इसी का रूल होना चाहिए और ये खुद ही लीडर रहेंगे, फुल अथॉरिटी रहेगी। और ये कहते थे एब्सेंस होनी चाहिए ऑपोजिशन की, मतलब कोई और पार्टी नहीं होगी, बस हम ही हैं जो हैं, ठीक है। और ये कहते थे कि स्टेट वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल। स्टेट का मतलब यहाँ पे एक तरीके से गवर्नमेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कहते थे हमारी जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हमारा जो नेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला इन्होंने कंट्रोल ले लिया, कंप्लीट कंट्रोल ले लिया था सारे ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे, इक्वल कंट्रोल था इनका सब पे। मतलब ऐसा नहीं कि खाली गरीबों को कंट्रोल कर रहे थे, अमीरों को भी कंट्रोल कर रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कंट्रोल कर रहे थे, सब पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, इक्वल कंट्रोल था इनका सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पे। तो ये एब्सोल्यूट डिक्टेटर थे बेनिटो मुसोलिनी। फिर क्या इम्पैक्ट हुआ, ये यहाँ पे जो राइज हुआ इनका डिक्टेटरशिप का, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इटली पे, ठीक है। इटली पे इम्पैक्ट क्या पड़ा कि रिस्टोरेशन हो गया लॉ ऑर्डर का। जो ये स्ट्राइक्स हो रही थी, इस तरीके से कंपनी स्ट्राइक कर रहे थे, लोग लड़ रहे थे, दंगे हो रहे थे, इंटरनल जो डिस्टर्बेंसेस थे वो सब खत्म हो गए, लॉ और ऑर्डर आ गया, एकदम से लॉ ऑर्डर आ गया, ठीक है। फिर इन्होंने इकोनॉमी को क्या करा, वापस ट्रैक पे लेके आ गए, इकोनॉमी को वापस ये ट्रैक पे लेके आ गए। जो इकोनॉमी काफी डिस्टर्ब थी, मैंने बोला था फूड राइट्स हो रहे थे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया था, महंगाई बढ़ गई थी, तो इसको ये ट्रैक पे लेके आ गए। फिर इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बड़ी एग्रेसिव थी। एग्रेसिव मतलब क्या से कैसे थी एग्रेसिव, ये कहते थे कि इटली अब बाकी इधर उधर अटैक करेगा, अपने एरिया को बढ़ाएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा और कंट्रीज को पे अटैक करके उनको कैप्चर करेगा और उस कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं उनको अपने राइज कराने में यूज करेंगे, ठीक है। मतलब आपके आसपास कोई और नेशन है उसको आप कैप्चर कर लो और उस नेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके खुद आगे बढ़ना स्टार्ट कर दो, खुद राइज करो, ठीक है। तो इस तरह से इनकी कुछ एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी थी, ठीक है। बट ये जो फॉरेन पॉलिसीज थी ये ज्यादा टाइम चली नहीं इनकी, ठीक है, जो इतना ये एग्रेशन दिखा रहे थे। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो इटली लड़ा था ब्रिटेन और फ्रांस के अगेंस्ट में। स्टार्टिंग में तो लड़ा था, वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ा था ब्रिटेन फ्रांस के साथ में, वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ा ये अगेंस्ट में ब्रिटेन फ्रांस के, और ये हार गया था और फाइनली ब्रिटेन फ्रांस ने ये रोम इटली सबको कैप्चर कर लिया था। तो इनकी ज्यादा लंबे टाइम तक ये फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं रही। तो ये थोड़ा सा पिक्चर आप देख सकते हो, ये मुसोलिनी के थोड़े से इसमें आइडियाज दिखाए गए हैं, क्या क्या चाह रहे थे। ये चाहते थे ज्यादा कैश मिले, मुझे ज्यादा पावर मिले, आयरन और ऑयल सब कुछ मिल जाए, ठीक है, एक्वायर कर लूं मैं नए नए जगहों को जाके, जैसे मैंने बताया ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लैंड को, नेशंस को मैं एक्वायर करूं, ठीक है, मिलिट्री को बढ़ाऊं मैं। तो इसी तरीके से मतलब ये चाहते थे कि भाई हम ज्यादा क्योंकि जितने नेशंस को ज्यादा ये वो करेंगे तो इनके अंडर में ज्यादा और लोग आएंगे, तो ये और ज्यादा डिक्टेटरशिप कर पाएंगे, अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे। तो गाइस ये था वीडियो। वीडियो पसंद आया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबको इजी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ पाए। हैव अ नाइस डे, थैंक्स, टेक केयर।